आप देख रहे हैं क्रिकेट और हमेशा की तरह इंग्लैंड से हमारे साथ मौजूद है आदिल अब्बासी साहब। क्रिकेट दुनिया में बहुत सारी खबरें हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हम मेनली बात करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट की, लेकिन आज कोशिश करेंगे थोड़ी सी हमारे पड़ोसी मुल्क में जो इंडिया और श्रीलंका सीरीज हो रही है उसके बारे में बात करें, और ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के बारे में जो टेस्ट सीरीज हो रही है उसके बारे में बात करें। लेकिन पहले आते हैं सीधा पाकिस्तान की तरफ। बिफोर में जो उस बारे में हम क्या बात करेंगे, पहले हम सरदार साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। असल में आदिल भाई साहब, आई नो आपने मुझे कहा हुआ है कि मैं आपको आदिल अब्बासी कहा करूं, सरदार ना कहा करूं, लेकिन इतनी आदत पड़ी हुई है सरदार क्या क्या कि थोड़ा टाइम लगेगा, चलो उसके लिए माजरत। अच्छा भाई साहब, पहले तो आपसे सवाल है, सीधा पॉइंट पे आता हूँ, लंबी तमीद बांधे बगैर जी के। आज सब जानते हैं कि एक हमारी मैनेजमेंट चेंज हुई है, ठीक है। हमारे शायद अफरीदी साहब जो है वो चीफ सिलेक्टर है। उनका एक बयान आया जी, और मीडिया पे इसमें बहुत बात हो रही है जी के T20 में हम उन प्लेयरों को सिलेक्ट नहीं करेंगे जिनका स्ट्राइक रेट जो है वो 130 से 35 से कम है। मैं ये जैसे मैंने बयान सुना, मैंने कहा भाई रिजवान तो बाबर तो ड्रॉप हो गए टीम से, अगर वो ड्रॉप हो गए तो अगर पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस देखें तो स्कोर किए उन्होंने, तो फिर स्कोर कौन करेगा? देखें, आपने जो उनका बयान था वो एट पार ले लिया। तो बेसिकली उनका मकसद नए प्लेयर्स के बारे में था। रिजवान और बाबर को तो ड्रॉप नहीं किया जा सकता था, लेकिन साथ अगर चीफ सिलेक्टर साहब ये भी मेंशन कर देते 135 का स्ट्राइक रेट तो ठीक है, लेकिन एवरेज भी कितनी होनी चाहिए। शायद कई हमारे ऐसे भी प्लेयर हैं जो पास्ट में टीम में खेलते रहे हैं और जो हमारे टीम का हाल हुआ है उनमें उनका भी काफी कंट्रीब्यूशन है कि उनका स्ट्राइक रेट तो 140 प्लस है, लेकिन एवरेज जो है वो 10-12 की है। सो खाली स्ट्राइक रेट ये नहीं म्यार होना चाहिए, दूसरी तरफ एवरेज भी म्यार होनी चाहिए। तो एक प्लेयर है जो 6 बॉलों पे 12 रन करके आउट हो जाता, तो स्ट्राइक रेट तो उसका ब्रिलियंट है, 200 है, लेकिन उसको थोड़ी सी इनिंग्स खेलना भी आनी चाहिए, थोड़ा सा लंबी इनिंग्स भी खेलना चाहिए। अच्छा, इससे मुझे एक नया टॉपिक याद आया, उसमें हम पूरी एक वीडियो करेंगे। मैंने कहा बता दूं कि ये जो हमारे बयान आते हैं ना टीवी पे, और जो मीडिया उसमें से कोई लाइनें पिक करके और उसी पे प्रोग्राम फिर यूट्यूब के जो वो भी प्रोग्राम करते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपका जो शोज हैं, क्रिकेट शोज हैं, वो भी सिर्फ बात कर रहे हैं बार बार। इस पे हम पूरा प्रोग्राम करेंगे। बहुत अच्छी बात की आपने कि क्या पता जो कहने वाला है उसका क्या कॉन्टेक्स्ट हो। जैसे इस पे मुझे एक और बात याद आ गई कि अभी जो वनडे का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, ठीक है, शादाब खान जो है इंजरी के बायस वो टीम में नहीं शामिल हो सके, जो कि हमारे ओडीआई के वाइस कप्तान भी हैं। तो शान मसूद को वाइस कप्तान बनाया गया उनकी गैर मौजूदगी में। लेकिन मीडिया पे खबरें चल रही हैं जी के देखें जी नया चीफ सिलेक्टर आ गया तो उसने वाइस कप्तान तो चेंज कर दिया, अब जल्द जो है ना कप्तान भी चेंज हो जाएगा। तो इसके बारे में जो है ना क्या आपको लगता है कि जो इसी पे आते हैं, हम आगे बात करते हैं कि एक तो हम ओडीआई को हम डिस्कस स्क्वाड को डिस्कस कर लेते हैं, उसमें कोई नए चेहरे सामने आए हैं। लेकिन शान मसूद को टीम में आना, ओडीआई टीम में परफॉर्म तो वो कर रहे हैं, लेकिन फिर उनको नायब कप्तान दे देना, डू यू थिंक ऐसा वाइस डिसीजन, या फिर रिजवान मौजूद थे जो कि ऑलरेडी T20 के वाइस कप्तान है, उनको देनी चाहिए थी वाइस कप्तानी? देखें, ये तो हमारा हमेशा से वतीरा रहा है कि एक प्लेयर को हम लेके आते हैं, उसको सर आंखों पे बिठाते हैं और फिर उसको ऐसा गायब करते हैं कि बस हमारे पाकिस्तान क्रिकेट में ही ये हो सकता है। इसी तरह एक गायब शुदा प्लेयर को ऐसा लेके आते हैं, आपको मिसबाह उल की याद होगी कि सीधा डायरेक्ट कैप्टन बन गए थे वो। इसी बिल्कुल। तरह शान मसूद, सबसे पहले तो अगर आप उनके स्टैट्स देखें तो इन द फर्स्ट प्लेस उनकी जो जगह बनती थी वो वनडे में, क्योंकि वनडे लिस्ट ए में उनकी जो डोमेस्टिक की एवरेज है 56-57 के करीब है, 54 प्लस है डेफिनेटली, स्ट्राइक रेट बिल्कुल। 90 के करीब है। अगर उनकी आप टेस्ट मैचेस की जो डे 4 का रिकॉर्ड देखें तो उनकी एवरेज मिड 30s से भी कम है। सो इन द फर्स्ट प्लेस उनका जो बेस्ड ऑन द स्टैट्स उनका जो जो फॉर्मेट बनता था वो वनडे बनता था। भारत उनको वनडे में नहीं खिलाया गया, टेस्ट में खिलाया गया, फिर T20 में उनका कम बैक हुआ जिसमें उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही। कुछ उन्होंने गैर जरूरी शॉट्स उसमें खेले। अभी वो टेस्ट में उन्होंने अपनी वापसी की है और ये 2 टेस्ट मैचेस में अभी उन्होंने अपनी प्लेस को जस्टिफाई नहीं किया, ये आप ना भूलिएगा। अभी जो उन्होंने शॉट्स खेली, लग रहा था कि वो T20 खेल रहे हैं, गैर जरूरी शॉट्स मारते हुए वो आउट हुए। सो अभी तक उन्होंने अपनी सो इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी डोमेस्टिक में काउंटी में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन अभी उन्होंने अपनी प्लेस को जस्टिफाई करना है। वनडे में आप उनको लेके आए और डायरेक्ट आपने वाइस कैप्टन बना दिया, ज्यादा तजर्बेकार है, शायद अफरीदी उन्होंने कोई बेहतर समझ के किया होगा, लेकिन पहले वो अपनी जगह तो उसको जस्टिफाई करें। फिर मुझे तो अभी जो मैं प्रोबेबल टीम्स देख रहा हूँ, काफी जर्नलिस्ट ने भी शेयर की हैं, जो एक्सपर्ट्स ने शेयर की हैं, उसमें तो
उनका नाम भी मौजूद नहीं है प्लेइंग 11 में। सो थोड़े से डिसीजंस में हम थोड़ा सा जल्दी कर दें, पहले उनको जगह दें, उनको परफॉर्मेंस देखें, फिर उनको वाइस कैप्टन बनाएं। आपकी बड़ी वैलिड पॉइंट है, रिजवान तो डेफिनेटली खेलेंगे, तो पहले वो वाइस कैप्टन रह भी चुके हैं, क्या ये अच्छा था अगर उनको वाइस कैप्टन बना दिया जाता। बाकी आप क्योंकि सिलेक्शन पे क्वेश्चन करेंगे तो हम बात करेंगे। बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमने पहले भी बहुत पहले हमने बात की इस बारे में, हमारी आपस में बात हो रही थी इस बारे में कि हमारे कई प्लेयर ऐसे हैं जिनके अगर हम स्टैट्स देखें, जरूरी बात है आप इंग्लैंड में रहते हैं, मैं अमेरिका में रहता हूँ, तो हम उस तरह डोमेस्टिक तो जाके देख सकते हैं, लेकिन हम जो स्टैट से देखते हैं उसी को फॉलो करते हैं। देखा जाए तो शान मसूद उनमें से प्राइम एग्जांपल है, जिनकी व्हाइट बॉल से बहुत अच्छी क्रिकेट थी, लेकिन उन्हें ले आए वो टेस्ट मैचेस में। इसी तरह अगर आप देखें अबरार की बात करें, टेस्ट मैच में उनको चांस मिला, बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, और उनकी अगर आप देखें तो, और जितने भी एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि व्हाइट बॉल से ज्यादा करामत होंगे, लेकिन उनको अब ओडीआई का हिस्सा नहीं बनाया। चले हम आगे बात करते हैं, हम ओडीआई के बारे में बात करते हैं। जो स्क्वाड लान हुआ है उसमें जी बाबर आजम कप्तान है, आगा सलमान, फिर फखर जमान है, हारिस रऊफ, हारिस सोहेल। हारिस सोहेल के बारे में बता दूं आपको कि इन्होंने काफी सालों बाद कमबैक किया है, 2019 के वर्ल्ड कप में भी थे आपके साथ। फिर मामूला के कमाल गुलाम, काफी ऐसे से नाम आ रहे हैं इनका, ये वापस आए हैं। मोहम्मद हसनैन बॉलिंग एक्शन चेंज के बाद वापस आए हैं। नवाज एज यूजुअल उन्होंने अपनी जगह बरकरार रखी। रिजवान एक ही विकेट कीपर है हमारे साथ। मोहम्मद वसीम एज ऑलराउंडर काफी ऐसे टीम के साथ हैं। फिर नसीम शाह, शाहनवाज दानी, जो एक नया इंक्लूजन है शान मसूद जैसे आपने नाम लिया, और दो जो नए इंक्लूजन है, उसामा मीर लेग स्पिन बॉलर है, कराची किंग्स से काफी सीजन खेले, लेकिन फिर गायब हो गए थे मेन स्ट्रीम क्रिकेट। जो मैं जब मैं मेन स्ट्रीम क्रिकेट की बात कर रहा हूँ तो मैं वो बात कर रहा हूँ जो हम टीवी पे देखते हैं, जैसे पीएसएल कह लें या कोई लाइव मैचेस। फिर एक और नया इंक्लूजन हुई है, वो है जी तैयब ताहिर की, उनको चांस दिया गया। तो ये हमारा स्क्वाड है। तो इस पे बात कर ले। आपकी कौन सी, अगर मैं कहूँ कि आपको कौन सी ऐसी पिक है जिस पे आपको हैरानी हुई यार कि ये क्यों टीम इनको रख लिया, और कौन सी ऐसी जिनको आपने कहा यार इनको वाकई अच्छा मौका मिला है, या कौन से होने चाहिए थे प्लेयर आप ख्याल से मिस कर रहे हैं? देखें, सारे प्लेयर्स को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह बाबर आजम हो गए, फखर हो गए, हारिस राउफ हो गए, चूंकि उनकी तो टीम में जगह बनती थी। सबसे पहले मैं दो जो इंक्लूजन हुई हैं उनके बारे में बात करूंगा, तैयब ताहिर और उसामा मीर। देखें, नेशनल जो 50 ओवर्स का कप होता है उसमें इन दोनों की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस थी, जिसका रिवार्ड मिलना चाहिए था, क्योंकि जो भी हमारे एक्सपर्ट बैठते हैं वो यही कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट को जो परफॉर्मर्स हैं उनको मौका नहीं मिलता। सो इस दफ़ा उसामा मीर और तैयब ताहिर, और अगेन उसामा मीर एक अच्छे लेग स्पिनर हैं, इसी तरह तैयब ताहिर अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज उनकी रही हैं बैटिंग में। तो सो ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि इनको इंक्लूड किया गया। इसके बाद एक्सक्लूजन की मैं बात करूंगा, जो सबसे मुझे हैरानगी हुई है वो ये अभी जो हमारे लेफ्ट आर्म टेस्ट में, बड़ी मेरे जहन से नाम उनका निकल गया, टेस्ट में लेफ्ट आर्म चौथे पांचवें नंबर पे उन्होंने बैटिंग किया कराची से, साउथ शकील। साउथ शकील आपको याद होगा जब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड का दौरा किया था तो वो वनडे में वो शामिल थे, और उन्होंने यहाँ पे एक बड़ी बेहतरीन, जब पाकिस्तान तीनों मैच हार गया था, बड़ी मुश्किल, किसी से बैटिंग नहीं हो रही थी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी 50 बनाई थी। सो मेरी समझ से बाल आता रहा कि उनको क्यों एक्सक्लूड किया गया। हारिस सोहेल को इंक्लूड किया गया। देखें, हारिस हारिस सोहेल का नो डाउट बड़े ब्रिलियंट स्टैट्स, बड़े ब्रिलियंट उनकी परफॉर्मेंसेस भी हैं, लेकिन उनकी इंजरी पे जो, जब भी वो बाहर हुए हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि उनके साथ ज्यादती की गई, लेकिन मेरा जो ख्याल है वो जब भी बाहर हुए हैं वो इंजरी की वजह से बाहर हुए हैं। अब मुझे इसका, अच्छा, बिफोर मैं आपका तज्जिया लूं, थोड़ा कंपैरिजन दे दें कि लोगों को भी सुनने वाला पता लगे जो हम बात कर रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है। साउथ शकील जिनकी आपने बात की जी कि इनकी लिस्ट है कि 75 मैचेस खेले हुए इन्होंने, ठीक है, 2480 रन है, 45 की बड़ी अच्छी इनकी जो है वो एवरेज है, और 84 का ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट है इनका। ताई रियू को जिनका आपने नाम लिया, जिन्होंने टीम में अगेन एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, वो उनके भी 2101 तकरीबन रन है उनके। अगेन जो उनकी एवरेज है वो 43 की है, सेम एज साउथ शकील, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट जो है, जो उनका 84 था, इनका तकरीबन ऑलमोस्ट 90 का 89.4 का स्ट्राइक रेट है। ये दो प्लेयर, और आखिरी तो तीसरा प्लेयर कमरान गुलाम, जिनका हम काफी से नाम सुन रहे हैं, इनकी भी एवरेज देखें तो 44.54 की है, और स्ट्राइक रेट 85 का है। तो अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से तीनों की एवरेज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क है वो स्ट्राइक रेट का, ठीक है। जी शायद बिल्कुल। एक ही वजह सकती है कि इन दोनों को चांस दिया गया और उनको नहीं चांस दिया गया।
देखिए आपको जब उनको साउथ शकील को जब वनडे में चांस मिला था तो उन्होंने 50 इंग्लैंड में बनाई थी, उन्होंने परफॉर्म किया था। इसके बाद उनको टेस्ट में चांस किया गया और उनके स्टैट्स देख लें, उन्होंने फुली जस्टिफाई किया, मुश्किल हालात में भी बैटिंग की, बिल्कुल स्लो बैटिंग भी की, फिर पिच पे खड़े भी हुए, फिर जब थोड़ा एग्रेशन भी दिखाया। तो मेरा ख्याल है कि हारिस सोहेल, क्योंकि उनके पास इंजरी के बड़े मसले मसाइल हैं, तो अगर मेरे से आप पूछें तो मैं हारिस रऊफ और साउथ शकील दोनों में से अगर मैं चूज करता हूं, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी है, रिसेंटली अच्छी परफॉर्मेंसेस भी हैं, लास्ट टाइम जब मौका मिला तो परफॉर्मेंसेस भी हैं, एज भी ऐसी है कि वो 5-7 साल पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ उनकी एक्सक्लूजन का। इसके अलावा आपने कमरान गुलाम को मेंशन किया, कमरान गुलाम नो डाउट बड़े अरसे से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। लास्ट टाइम T20 में जब उनको मौका मिला लाहौर कलंदर, उसमें भी बहुत टॉप लेवल की तो परफॉर्मेंसेस नहीं, लेकिन लाहौर कलंदर की जो जीत में उनकी भी बैटिंग का किरदार था, जहां पे लाहौर कलंदर को जरूरत थी एक प्रॉपर बैट्समैन की जो मिडिल ओवर्स में लेके चल सके, तो बहुत मौकों पे उन्होंने परफॉर्म किया। तो बाकी प्लेयर्स तो आई थिंक जस्टिफाइबल थे इसमें। मैं तो ये काफी हमने पहले ही बात की है, इमाद वसीम को बिल्कुल ही जो है ना हमने इग्नोर कर दिया है। ठीक है, अगेन हम बात कर सकते हैं जी कि नवाज को जहां जहां मौके मिले उन्होंने परफॉर्म किया। ठीक है, उनकी बैटिंग में परफॉर्म किया, बॉलिंग में किया। इंडिया का मैच आपको याद होगा, उसमें जिन्होंने ऊपर आके 40 ऑड रन किए थे, जितवाया था मैच। ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि उस तरह की परफॉर्मेंस जब इमाद वसीम खेल रहे थे वो भी देते आ रहे थे? और स्पेशली अगर हम ये ध्यान में रखें कि जो हमारा अगला वर्ल्ड कप आ रहा है वो इंडिया में आ रहा है, और हमें हमेशा थोड़ा सा स्ट्रगल रहा है नए बॉल से बॉल करने के लिए बॉलर, और अक्सर हमने नवाज को भी यूज किया। लेकिन अगर हमें नए बॉल से ही बॉल करनी है तो फिर इमाद वसीम मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शन है। लेकिन एक टाइम पे जो T20 का नंबर 1 प्लेयर था, नंबर 1 ऑलराउंडर था, नंबर 1 बॉलर था, उसको हमने बिल्कुल खड़े लाइन लगा दिया। और नवाज को ठीक है, अगेन वो उनकी अपनी एक है, लेकिन दोनों को हम साथ लेके क्यों चल सकते टीम में? क्या फिर डिपेंड करे भाई कि हमने बॉलिंग मिडिल ओवर में करवानी है या शुरू में करवानी है, उस हिसाब से हम टीम में सेलेक्ट कर लें प्लेयर को। देखिए बड़े वैलिड पॉइंट है आपका। नो डाउट के बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं इमाद वसीम की। आपको वो मैच याद होगा जो लीड्स में खेला गया था अफगानिस्तान के खिलाफ, जो उन्होंने मैच जितवाया था। इस तरह की बेशुमार परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले आपको मैं, अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी का मैच देख लें, ठीक है, उसमें भी नीचे आके जो रन की थी उन्होंने। बिल्कुल इसी तरह मैं, इसीलिए अब सारे तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है मैचेस, अगर हम रिकॉर्ड निकालें तो बेशुमार परफॉर्मेंसेस हैं, जो बैटिंग में भी उन्होंने जितवाए, बॉलिंग में भी। स्पेशली अगर आपने नए बॉल से बॉल करनी है तो उससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था आपको कि ये हमारा वतीरा रहा है कि हम प्लेयर्स को एक आसमान पे उठा लेते हैं और एकदम गायब करते हैं, फिर जब गायब होते हैं तो एकदम उनको ऐसा लेके आते हैं। उनकी परफॉर्मेंसेस भी डोमेस्टिक में नहीं होती। हमें ये भी कई दफा नहीं पड़ता कि उनको ड्रॉप क्यों किया गया, हमें ये भी नहीं जस्टिफाई किया जाता कि वो वापस सेलेक्ट क्यों हुए। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट कौम जो सिलेक्शन का वतीरा रहा है। तो आपने जो पॉइंट्स उठाए मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक करता हूँ कि हमें नहीं पता कि वो क्यों ड्रॉप हुए। और चलें, बिफोर हम अगले बात पे पहुंचे, इसको हम फाइनलाइज करते हैं इसी टॉपिक को। अगर मैं आपसे पूछूं कि 11 की टीम बना के दें तो आप कौन से 11 प्लेयर सेलेक्ट करेंगे? फिर मैं आपको अपनी टीम बताता हूँ कि मेरे कौन से 11 प्लेयर हैं। देखिए मेरे हिसाब में फखर जुमान और इमाम उल्ला को ओपनिंग कर रहे हैं, तीसरे नंबर पे बाबर आजम आ रहे हैं, चौथे नंबर पे आपके आ रहे हैं हारिस सोहेल, क्योंकि चूंकि सिलेक्ट हुए हैं। चौथे पे अगर वो हो गए थोड़ा सा मुश्किल है, या आप अगर मुझे पहले बता देते तो मैं बना लेता, लेकिन मैं कमरान गुलाम को भी जरूर चाहूंगा कि उनको चांस मिले 5वें नंबर पे। छठे नंबर पे आपके मोहम्मद रिजवान आ जाएंगे। उसके बाद आप कमरान गुलाम, अच्छा उसके बाद अगर मोहम्मद नवाज आ जाएंगे 7वें पे, फिर आपके पास मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, शाहनवाज दानी और उसामा मीर हो गए। तो एक प्लेयर आप एक्सचेंज कर सकते हैं, अगर कमरान गुलाम को नहीं तो आपके पास सलमान सलमान अली आगा भी मौजूद है। सो ये मेरी जो एक ये कि अगेन डिपेंडिंग ऑन द पिच ऑब्वियसली, आपको पता है कि फास्ट बॉलर, तो आप 3 फास्ट बॉलर दोस्तों के साथ जा रहे हैं, नवाज और उसके साथ जा रहे हैं आप, समीर के साथ जा रहे हैं आप, और जी दो बिल्कुल। दूसरा आपके पास अगर सलमान अली जानवर। आगा अगर खेलते हैं तो फिर आपके पास एक तीसरा ऑप्शन भी स्पिनिंग का हो जाता है, 2 स्पिनर 3 फास्ट बॉलर। और आप मेरे पास आप फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर तो यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। हाँ मोहम्मद वसीम जूनियर को आप कह अगर आपने इंक्लूड कर, वो तो मैंने इंक्लूड किया है, वो भी एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ही बन जाते हैं। सो बेसिकली 3 फास्ट बॉलर,
2 स्पिनर, एक पार्ट टाइम स्पिनर भी आपके पास। हारिस सोहेल भी जो है लेफ्ट आर्म स्लो बॉलिंग कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन, छठी ऑप्शन भी तो बन जाती है। आप भी जो है ना शान मसूद जो कि हमारे वाइस कप्तान है उनको आप बाहर बिठा रहे हैं, मतलब बड़ी ज्यादती है कसम से, बहुत ज्यादती है। देखिए आप या हारिस सोहेल को इंक्लूड किया गया है, तो आपको उनको चांस देना पड़ेगा, आप उनको टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, एशिया कप भी आ रहा है। सो आप इनको इधर ट्राई करेंगे तो पता लगेगा कि फॉर्म में है कि नहीं। और मेरा भी ऑलमोस्ट टीम आपकी तरह की है, लेकिन मैं थोड़ा सा जो है ना बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं बाबर आजम और ऑब्वियसली सॉरी फखर और इमाम को छेड़ना जो है ना ऑलमोस्ट नामुमकिन बात, जिस तरह वो ओडीआई परफॉर्म करते आ रहे हैं। बाबर आजम नंबर 3 पे, 3 तो आपके ऑब्वियसली सॉलिड है। चौथे पे मैं रिजवान को खिलाऊंगा। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि रिजवान को आपने देखा होगा वो ऊपर अच्छी बैटिंग करते हैं, नीचे आके उनकी बैटिंग उतनी इफेक्टिव रहती नहीं है। उसके बाद 5वें पे आप ठीक है, अब आप हारिस रऊफ को कम बैक करा रहे हैं तो फिर आप उन्हीं को चांस देंगे। अगर आप इतना हारिस सोहेल, स्ट्रांगली सॉरी हारिस सोहेल को अगर आप कम बैक करा रहे हैं तो ऑब्वियसली की वजह है उसकी कि आप उन्हीं को चांस देंगे। उसके अलावा जी आप छठे पे आ गए। आप छठे पे जो है ना ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। आप कामरान गुलाम को खिलाएंगे, आगा को खिलाएंगे, क्योंकि इसमें यह है कि छठे पे नॉर्मली पाकिस्तान का जो मेंटालिटी रही है वो आप एक ऑलराउंडर ही खिलाते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें मैं चाहूंगा कि स्पेशली बैट्समैन के लिए तो मैं कामरान गुलाम के साथ जाऊंगा इसमें, ठीक है। और फिर 7वें में मैं नवाज आ जाएंगे, 8वें में वसीम आ जाएंगे, और 9वें 10वें पे नसीम शाह और हारिस रऊफ, 2 जी फास्ट बॉलर। और डिपेंडिंग ऑन द पिच, अगर पिच जो है वो फास्ट बॉलर को सपोर्ट कर रही है तो फिर हम तीसरा फास्ट बॉलर शाहनवाज दानी को ऐड कर देंगे। अगर सपोर्ट नहीं कर रही तो फिर हम उसमें स्पिनर को कर रहे तो फिर हम उसामा मीर को कर सकते हैं। तैयब ताहिर भी एक अच्छी ऑप्शन थी हमारे, लेकिन क्योंकि आई थिंक कामरान गुलाम काफी अच्छे से दस्तक दे रहे हैं तो उनको चांस देना चाहिए। लेकिन अगेन इट इज अ वेरी शॉर्ट सीरीज, 3 मैचों की सीरीज है। तो और मैं कह रहा हूँ जिस बैट्समैन को भी चांस दें, आप तैयब ताहिर को दें, आप उसको कामरान गुलाम को दें, या आगा को दें, या हारिस रऊफ को दें, जिनको भी दें उनको पूरे 3 मैचेस खेलने दें, उनको कॉन्फिडेंट दें और उन्हें कहें भाई जा खेलो, तुम ही हो और तुम ही खेलोगे। और बाकी ड्रेसिंग रूम में रहेंगे, उनको एक बूस्टर मिलेगा तो उससे बेहतरी होगी। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। और मेरी और आपकी टीम में कोई फर्क नहीं है, तकरीबन वही प्लेइंग टीम इलेवन। हमारी हमारी नॉर्मली जो आपको पता है हमारे वैसे भी ख्याल काफी मिलती जुलती हैं। हम बहुत कम बातें ऐसी होती हैं जिन पे हमारा आर्गुमेंट होता है, लेकिन नॉर्मली हमारी चीजें काफी मैच करती हैं। अच्छा जी, अगली बात मैं करूंगा। हमने जैसे कहा कि पड़ोस में हमारे मैचेस हो रहे हैं, इंडिया और श्रीलंका के, अभी जो उनका तीसरा T20 हुआ उसमें मैंने सबने बात सिर्फ एक ही प्लेयर के बारे में करनी थी, उसका नाम है स्काई। तो व्हाट अ प्लेयर, मतलब कि वो बंदा मुझे समझ नहीं आती। ये देखें, ये होता है डोमेस्टिक खेलने का नतीजा। आपको याद होगा, ठीक है, कुछ सालों से हम उस तरह आईपीएल फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन आपको पता होगा ये कोई नए प्लेयर नहीं है। ये नहीं है कि इन्होंने कोई 1 सीजन 2 सीजन पहले आए, परफॉर्म किया और टीम में आ गए। इनका नाम पिछले 10 साल से चल रहा था, लेकिन इन्होंने वेट किया, टीम को वेट कराया गया। एक तो ऑब्वियसली आपको पता है कि उनकी जो डोमेस्टिक है या उनका इतना इंडिया ने इतना अपना वो बना लिया है, वो कोर ग्रुप बना लिया है कि वो आराम से 2-2.5 टीमें तो आराम से खेल सकती हैं, अगर ज्यादा ना भी खेलें तो, ठीक है। लेकिन उसमें ये आए और जब से आए और छाए में है, मतलब स्कोरें भी, रन भी कर रहे हैं, और स्ट्राइक रेट भी जो है ना इनका 180 190 स्ट्राइक रेट है इनका। देखें आप, काफी मैचेस में ऐसा भी हुआ कि इंडिया की 3-4 अर्ली विकेट्स गिर गई हैं, लेकिन इन्होंने अपना वो स्कोरिंग रेट नहीं गिराया। इनका फिर भी स्ट्राइक रेट 170 प्लस है, 3 सेंचुरियां बना चुके हैं। और अक्सर मैंने सोचा कि अक्सर मैंने देखा है, लोग कहते हैं कि अगर ये बड़ा लेट आए, अगर 6 साल पहले आ जाते, तो 6 साल पहले ये आ जाते तो शायद इतना परफॉर्म नहीं कर सकते। 6 साल बाद आए हैं, प्रॉपर एक्सपीरियंस जिस तरह आपने भी मेंशन किया, ये काफी अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ आईपीएल की परफॉर्मेंस पे इनको नहीं सिलेक्ट किया गया, इनको पूरा डोमेस्टिक में इन्होंने परफॉर्म किया। प्रॉपर एक चैनल के थ्रू आप ये टीम में आए, तो क्या T20 वनडे, बड़े जबरदस्त बैट्समैन है। डिविलियर्स एक टाइम में 360 प्लेयर थे, आज बिल्कुल आज के दौर में स्काई हैं। और अगर ये इसी तरह खेलते रहे तो मैं तो इनको, मेरे ख्याल में डिविलियर से ऊपर ये इन टर्म्स ऑफ शॉट सिलेक्शन, शॉट प्लेइंग, ये डिविलियर से ऊपर होंगे। और अभी भी thoroughly deserved number 1 position in T20 the way बिल्कुल। he plays. और मैं इनका एक इनका जो मैं आपको एक फैक्ट बता दूं जो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था जब मैं इनके स्टैट्स देख रहा था। इनकी फर्स्ट क्लास की एवरेज जो है वो ऑलमोस्ट 45 की है,
और इनके जो हाईएस्ट स्कोर है वो 200 है। टेक्निक, आप इनकी टेक्निक बैटिंग करते हुए देखें और बिल्कुल दलेर बैट्समैन है, किसी चीज का खौफ नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस टाइम बिल्कुल नंबर 1 T20 बैट्समैन है और इवन और वनडे में भी परफॉर्मेंसेस इन्होंने दी हुई हैं। तो ओवरऑल बड़े यूटिलिटी क्रिकेटर हैं। और आप भी तो ये भी बातें हो रही हैं कि शायद इनको टेस्ट में भी चांस दिया जाए, और मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि जिस दिन ये टेस्ट में आए, ये जिस तरह इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट में अग्रेसिव खेला, ये भी अग्रेसिव खेलेंगे और और उम्मीद है कि ये टेस्ट में भी कामयाबी हासिल करेंगे। और जो हम बहुत इस बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा हमारा सिस्टम है वो बहुत रश करता है, या तो किसी प्लेयर को भूल जाते हैं बिल्कुल ही, और एक प्लेयर परफॉर्म करके पागल हो जाता है, या तो हम उसको बिल्कुल भूल जाते हैं, या फिर थोड़ा सा सोशल मीडिया पे या जो है ना कोई इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हम, जो कि किसी की मार्केटिंग शुरू हो जाए उसको ले जाते हैं। इन्होंने 239 T20s खेले हैं, जिसमें से सिर्फ 45 मैचेस जो है वो इंटरनेशनल है। वो अगर आपने वो इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया के गया, मैं यहाँ सिर्फ आप कंप्लीट कर लें तो फिर मैं आपको बाकी सुनाऊंगा, फिर complete करेंगे। कि इसमें 196 मैचेस इन्होंने नॉन इंटरनेशनल खेले हैं इन्होंने, मतलब आप हिसाब लगाएं कि कितना इन्होंने T20 खेला, उसके बाद ये टीम में आए। बिल्कुल इसी तरह आप सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस की, बिल्कुल हम सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं, हम नहीं होते, हमारे पूरा बोर्ड इन्फ्लुएंस होता है। लास्ट टाइम आपको याद होगा नजम सेठी चेयरमैन थे, एक सोशल मीडिया पे क्लिप आया जहां पे उस्मान शनवारी आउट का, उन्होंने 4 आउट कर दिए इंक्लूडिंग मिसबा उल हक, एक शोर पड़ गया इसको सेलेक्ट किया जाए और नजम सेठी उससे इन्फ्लुएंस हो गए, उस्मान शनवारी को सिलेक्ट कर लिया। आप अभी भी यूट्यूब पे जाके देखें, उस्मान शनवारी का वो जो पहला मैच था उससे बाल सीधी लाइन पे नहीं पड़ रही थी, वाइड्स पे वाइड दिए जा रहे थे। उनको इतना अर्ली लाने का ये नतीजा हुआ कि आप आज आपको उस्मान शनवारी कहीं भी नजर नहीं आते। और यही हुआ हमारे साथ PSL के बाद हमने मोहम्मद इलियास, हमने और कई फास्ट बॉलर्स हैं, मूसा खान को हमने चांस दिया, और कई फास्ट बॉलर को हमने चांस दिया, लेकिन वो बेचारे यार चले गए, क्योंकि हम इतना इन्फ्लुएंस हो गया उनकी वो देख के, PSL परफॉर्मेंस देख के हमको टेस्ट मैच ले आए, वनडे में ले आए, लेकिन नुकसान क्या हुआ कि वो लॉन्ग टर्म नहीं बन सके। अब वो बिल्कुल उनका नाम ही नहीं है, प्रोबेबल्स में उनका नाम नहीं आता, कभी कोई होता है ना कोई बात कर रहा है उनके बारे में, कोई बिल्कुल ही भूल गए हैं। यही हम गलती करते हैं, और यही बाकी आई थिंक यही डिफरेंस रहा है हमारा और हमारे जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया का, कि हमारा जो है हम बहुत हमारी शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, जबकि इंडिया ने बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है। और आज की तारीख में अभी जो श्रीलंका से टीम खेल रही है इसमें इनके सारे जो है मेन प्लेयर बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो जीत रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी 2 टीमें एटलीस्ट बना ली हैं। जबकि हमारे पास तो वही शाहीन इंजर्ड होते हैं, हारिस रऊफ इंजर्ड होते हैं, तो बॉलर तीसरा को नजर नहीं आता देखो हमें। ना, आपको आपके पास अभी आपके 2 मेन बॉलर फास्ट टेस्ट में इंजर्ड हुए, तो आपके पास तो बैकअप नहीं था। आपकी जो फास्ट बॉलिंग, अगर आप 3-4 टेस्ट मैच उठाएं तो मेरे ख्याल में 4-5 से ज्यादा विकेट्स नहीं ली होंगी फास्ट बॉलर्स ने। नसीम, जैसे ही आप देखें नसीम वापस आए, उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ पहले इनिंग्स में 3 विकेट्स ली, फिर सेकंड इनिंग्स में भी ली। तो उससे पहले आप देखें जब आपके मेन जो टेस्ट बॉलर इंजर्ड थे, तो फास्ट बॉलर से आपके पास बैकअप भी मौजूद नहीं है। चले जी, इस पे मजीद बात करते रहेंगे। एक और मैच हुआ जो कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का हुआ, उसमें बहुत बात हो रही है सोशल मीडिया पे अगेन कि बहुत ही ब्रेव, कहते हैं बहुत ही कहने एक वो ब्रेव डिसीजन था कप्तान का, कि जब ख्वाजा उस्मान ख्वाजा जो है 195 बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दी इनिंग्स, सिर्फ 5 रन थे। अगेन 2 राय होती है इस बारे में, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई टीम के लिए खेलते हैं ये वो, लेकिन मेरा ख्याल है अगर मैं कप्तान में बैठा हूँ यार, मैं पैगाम भिजवा दूं कि भाई सामा साहब आपके पास 1 ओवर है या 2 ओवर है, ठीक है, तो इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, 1 ओवर एक्स्ट्रा 6 बॉल एक्स्ट्रा खेलने से क्या फर्क पड़ जाएगा। भाई पैगाम भिजवा दो भाई कि तुम्हारे पास 2 ओवर है या तुम्हारे पास 1 ओवर है, अगर हुआ उसके बाद मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, अगले को चांस तो लेने तो यार कि अपने 5 रन पर 200 बना ले। देखें, बड़ा माइलस्टोन होता है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि कुछ माइलस्टोन्स रोज रोज नहीं बनते। 200 बनाना डबल सेंचुरी टेस्ट में, ये भी एक बड़ा माइलस्टोन है। आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारे कल्चर्स में ये चीजें देखी जाती हैं। आप न्यूजीलैंड को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देखें, साउथ अफ्रीका को देखें, इंग्लैंड को देखें, ऐसी ऐसी जगह पे वो डिक्लेयर कर देते हैं या इनिंग्स को ख़त्म कर देते हैं कि जो हमारे कल्चर में तो शायद गुनाह कबीरा समझा जाए। तो ये उनका कल्चर है। एक दफ़ा नहीं, आपको याद होगा पाकिस्तान में जब 334 बनाए थे मार्क टेलर ने, तो उन्होंने वहां पे डिक्लेयर, उनके पास पूरा मौका था रिकॉर्ड ब्रेक करने का, लेकिन वो डिक्लेयर कर गए। सो इस तरह के फैसले क्वाइट नॉर्मल हैं उनके कल्चर में। हमारे कल्चर में थोड़ा सा माइलस्टोन्स और इनको ज्यादा देखा जाता है। सो ये कल्चर की बात है, आई थिंक। चलिए ठीक है, चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ देने का, फिर इंशाल्लाह। लेकिन याद रखिएगा हमने
कुछ बयानात जो हैं वो हमने पकड़ने हैं, वो मैं इस पे सर्च करूंगा, फिर मैं आपको शेयर करूंगा कि जो मीडिया पे कोई भी बयान देता है उसको किस तरह फिर मीडिया उसमें से आधी लाइन पिकअप करके उस पर इतना शोर मच जाता है कि भाई, जैसे हमने आज जिक्र भी किया बाबर आजम, सॉरी शाहिद अफरीदी का बयान किस कॉन्टेक्स्ट में था, लेकिन सारे बात शुरू हो गई थी बाबर आजम तो फारिग है अब। ऐसे बात करेंगे इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो फिर होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।